नमस्ते बच्चों, मैं हूं खुशबू चौधरी और हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान का अध्याय 8 जो कि है विविधता में एकता या एक में अनेक। आज के इस भाग के अंदर हम अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न के भाग को कंटिन्यू रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 16वें प्रश्न से। तो 16वां प्रश्न कहता है, भारत की विविधता का पहला प्रभाव पर्यटकों पर कैसे पड़ता है? हमारी भारत की जो विविधता है वो कैसे पर्यटकों को आकर्षित करती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों कि भारत की विविधता का पहला प्रभाव इसके पर्यटकों पर इसके भूदृश्य, परिधान, भोजन, भाषाओं और लिपियों के माध्यम से पड़ता है। भूदृश्य की अगर हम बात करें तो हमने बात की थी कि भारत के उत्तरी राज्यों के अंदर हमें महान हिमालय पर्वत मिलते हैं और पूरब की तरफ हम आए तो हमें यहाँ पर भी हिमालय की जो चोटियां हैं या श्रृंखला है वही कंटिन्यू मिलती है। और तो और गंगा के समतल मैदान की बात की थी हमने, छोटा नागपुर प्लेट्यू जिसको पठार बोलते हैं, मालवा प्लेट्यू, और साउथ में या फिर दक्षिण में अगर हम जाएं तो यहाँ हमें नीलगिरी पर्वत श्रृंखला और शिवालिक पर्वत श्रृंखला मिलती है। पश्चिमी क्षेत्र में पश्चिमी राज्य जैसे कि राजस्थान के अंदर हमें रेगिस्तानी क्षेत्र देखने को मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत का भूदृश्य भी विविधता रखता है। तो इतनी ज्यादा विविधता होने के कारण पर्यटक भारत की ओर आकर्षित होते हैं। दूसरा है परिधान। हर क्षेत्र के या हर राज्य के अपने सांस्कृतिक परिधान या वस्त्र है। जैसे कि राजस्थान की बात करें तो घाघरा चोली और साथ में चुनरी ओढ़ी जाती है। गुजरात में भी घाघरा चोली या साड़ी पहनी जाती है महिलाओं द्वारा। और राजस्थान के लोग धोती के साथ में वो सर पर पगड़ी पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं। गुजरात के अंदर कुर्ता पजामा या धोती कुर्ता पहना जाता है। दक्षिण की अगर हम बात करें तो दक्षिण के अंदर पुरुष जो है वो धोती पहनते हैं, साथ में अंग वस्त्रम जो कि एक प्रकार का दुपट्टा होता है उसको कैरी करते हैं। और तमिलनाडु, केरल के कुछ लोग या कुछ पुरुष धोती और शर्ट भी पहनते हैं। वहीं हम अगर पूर्वी राज्यों की तरफ जाएं तो वहां पर भी पुरुष धोती पहनते हुए नजर आते हैं। और धोती को भी पहनने के कई सारे प्रकार है, जैसे कि व्यापारी हो गए, ब्राह्मण हो गए, ये धोती को लपेटकर आमतौर पर वैसे पहनते हैं। मजदूर लोग धोती को समेट कर या उसको ऊपर करके ऐसी प्रकार से पहनते हैं ताकि उनको काम करने में आसानी हो। महिलाएं भी साड़ी को पहनने का जो तरीका है उसको अलग अलग तरीके से पहनती है। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब की महिलाएं पहनती है सूट जिसको पटियाला सूट बोला जाता है, और वहाँ के पुरुष जो है वो धोती कुर्ता या फिर पजामा कुर्ता, साथ में वो पग पहनते हैं। तो ये सारी क्या बताती है हमें कि भारत के अंदर परिधान में विविधता है। क्या है? विविधता। तीसरा है भोजन। भारत के अंदर विभिन्न राज्यों के अंदर सबके अपने अपने पकवान और व्यंजन है, लेकिन खास बात यह है कि इस विविधता में हम एकता को कैसे बताएंगे। ये जो भोजन बनाया जाता है इसमें प्रयोग होने वाली जितनी भी अनाज है या फिर मसाले हैं वो लगभग एक समान है। उन्हीं अनाज को या मसालों को मिक्सअप करके अलग अलग तरीके से मिश्रित करके ये सारे व्यंजन या फिर पकवान बनाए जाते हैं। चौथा है भाषाओं। भारत के हर राज्य के अंदर अपनी एक लोकल भाषा है, लैंग्वेज है। मातृभाषा हिंदी है और हम इंग्लिश भी बोलते हैं जो कि इंडिया की सेकंड लैंग्वेज है, दूसरी भाषा है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर भाषाओं की भी विविधता है, लेकिन सब लोग एकजुट रहते हैं, एक होकर रहते हैं। मातृभाषा हमारी हिंदी है तो इससे हमें एकता का पता लगता है। लिपियां भी कई सारी है, विविध है। इसके माध्यम से सारे पर्यटक भारत की ओर या फिर भारतीय संस्कृति की ओर आकर्षित होते हैं। तो ये सारी भिन्नताएं विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती है और उन्हें भारत की समृद्ध विविधता का अनुभव करवाती है। हमने पाठ की शुरुआत में बोला था भारत विविधता में समृद्ध है, इसीलिए पर्यटक इसकी ओर आकर्षित होते हैं, भारतीय संस्कृति की ओर या फिर हमारे महान देश भारत की ओर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के लोक परियोजना के अनुसार किस आधार पर कुछ भारतीयों को प्रवासी कहा जाता है? तो भारत के लोक परियोजना जो कि के.एस. सिंह द्वारा संचालित की गई थी, इसके अकॉर्डिंग किन लोगों को या फिर किन भारतीयों को प्रवासी बोला जाता है? कुछ भारतीयों को प्रवासी इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं या अपने मूल समुदाय से अलग किसी अन्य स्थान पर निवास करते हैं। तो ये कहा जाता है एक प्रवासी को, जो कि भारत के लोग
खुद के जन्म स्थान से दूर रहें तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए, चाहे वो अपने देश में ही कहीं और शिफ्ट हुए हो या फिर विदेश में गए हो। तो इसीलिए जो अपने निवास स्थान या जन्म स्थान पर नहीं रहते, जिनका निवास स्थान दूसरा होता है, जन्म स्थान दूसरा होता है, या फिर समुदाय यहाँ है और वो दूसरी जगह पर शिफ्ट हो चुके हैं, तो ऐसे भारतीयों को प्रवासी कहा जाता है, जो कि के.एस. सिंह ने बोला है एक परियोजना के तहत, जो कि है भारत के लोग परियोजना, जिसमें उन्होंने लगभग 4635 समुदायों का अध्ययन किया था और ये सारे कंक्लूजन या फिर रिजल्ट निकाले थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मसालों की समानता भारत में एकता को कैसे दर्शाती है? बच्चों, हमने मसालों की बात की थी, जैसे हल्दी, इलायची, अदरक आदि। ये इतने सारे मसाले हैं, लेकिन मसालों की समानता भारत में एकता को कैसे दर्शाती है? भारत के अंदर, हर राज्य के अंदर, हर समुदाय में अलग अलग प्रकार के व्यंजन और पकवान बनते हैं। उन सभी पकवान के अंदर मसालों का किसी न किसी रूप में प्रयोग होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि भारत में विभिन्न क्षेत्रों में हींग, जीरा, इलायची और अदरक जैसे सामान्य मसालों का उपयोग किया जाता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न व्यंजनों की विविधता के बावजूद भी उनमें एकता की बुनियादी सामग्रियां समान होती है। तो बच्चों, ये जो व्यंजन या पकवान होते हैं, इन सभी के अंदर मसालों का कुछ ना कुछ उपयोग किया जाता है। तो जितनी भी वैरायटी है, जितनी भी विविधता है पकवान की या फिर भोजन की, उन सभी में ये सामान्य मसाले प्रयोग में लिए जाते हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये समानता या फिर समानता, मसालों की समानता होने के बावजूद भी एकता को दर्शाते हैं कि किस प्रकार से इतनी सारी वैरायटी या विविधता है पकवान की, भोजन की, लेकिन जो मसाले प्रयोग में लिए जाते हैं वो समान है। यही सारे मसाले सभी पकवानों के अंदर प्रयोग लिए जाते हैं, लेकिन इन मसालों की मात्रा या फिर इनका मिश्रण अलग अलग प्रकार का हो सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पारंपरिक परिधानों की विविधता को कैसे तैयार किया जाता है? पारंपरिक परिधान अर्थात हमारी जो सांस्कृतिक वेशभूषा या वस्त्र है, उसकी विविधता को कैसे तैयार किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि पारंपरिक परिधानों को विभिन्न बुनाई विधियों या फिर डिजाइनों और रंगों द्वारा तैयार किया जाता है। मैंने क्या बोला था कि ये जो परिधान है, इनको पहनने के तरीके भी अलग है और जो कपड़ा होता है वो भी अलग अलग प्रकार का होता है, चाहे वो कपड़ा अलग हो, चाहे डिजाइन अलग हो या फिर उसका रंग अलग हो। तो भारत की सांस्कृतिक वेशभूषा कई सारे रंगों को प्रदर्शित करती है, तो हम विभिन्न प्रकार के रंग भारत की वेशभूषा में देख सकते हैं, या फिर अलग अलग राज्यों की वेशभूषा अलग अलग रंगों में होती है और ये इतनी ज़्यादा रंगीन होती है और हमें आकर्षित करती है। तो ये कई सारी विधियों द्वारा तैयार की जाती है, चाहे वो डिज़ाइन विधियां हो या फिर रंगों की विधियां हो। तो कुछ डिज़ाइन कपड़े में ही बुने जाते हैं, जबकि कुछ कपड़े पर छपाई द्वारा किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि भारत के अंदर जो वस्त्र या फिर सांस्कृतिक परिधान प्रयोग में लिए जाते हैं, उनके ऊपर कुछ तो छपाई की जाती है और कुछ तो कपड़े में ही बुने जाते हैं या फिर डिज़ाइन किए जाते हैं। तो ये बात हो गई हमारे पारंपरिक परिधान की विविधता की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में लोक संस्करणों के माध्यम से रामायण या महाभारत को कैसे जीवंत रखा गया है? रामायण और महाभारत क्या है बच्चों? भारत के महाकाव्य है और ये भारत के साहित्य का अभिन्न अंग है। महाभारत की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये लिखी थी महर्षि वेदव्यास ने। रामायण की बात करें तो ये किसने लिखी थी? ऋषि वाल्मीकि ने लिखी थी। रामायण के अंदर हमें भगवान राम की कथा का या जीवन कथा का पता लगता है। महाभारत के अंदर हमें कौरवों और पांडवों का युद्ध, उसके बारे में पढ़ने को मिलता है। तो ये जो दोनों कहानियां हैं या महाकाव्य है, इनको भारतीय साहित्य में या फिर भारत के लोक संस्करण में कैसे जीवित रखा गया? इस प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे कि भारत के कई समुदायों ने रामायण या महाभारत की कहानियों को अपने लोक कथाओं और किंवदंतियों में समाहित कर रखा है। किंवदंतियां क्या होती है बच्चों? ऐसी कहानियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। ये मौखिक कहानियां होती है जो किसी स्थान, विशेष व्यक्ति या फिर घटना पर आधारित होती है। इनका वास्तविकता के साथ इतना संबंध नहीं होता है। ये झूठ भी हो सकती है, सच भी हो सकती है। तो किंवदंतियां वो लोक कथाएं हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर ट्रांसफर की जाती है, सुनाई जाती है।
वे पात्रों को अपने क्षेत्रों से जोड़कर उन महाकाव्यों को जीवंत बनाए रखते हैं। जो पात्र है रामायण महाभारत के, उनको अपने क्षेत्र से जोड़ा जाता है और इन कहानियों को या महाकाव्यों को जीवित रखा गया है। भारत के समुदायों ने, चाहे वो सामान्य समुदाय हो या फिर जनजातीय समुदाय हो, उन सभी ने भारत के इन दो महाकाव्यों के लोक संस्करण को संरक्षित रखा है, सुरक्षित रखा है। इसीलिए हमें आज इतने सारे संस्करण रामायण और महाभारत के दिखाई देते हैं या फिर मिलते हैं। अगला है विविधता में एकता की अवधारणा को समझाइए। बच्चों, ये पूरा पाठ जो है विविधता में एकता को दर्शाता है। तो यहाँ पर आप अपने इच्छा अनुसार या जिस तरीके से आपको समझ में आया है, इस पूरे पाठ का एक संक्षिप्त सार लिखना है आपको कि विविधता में एकता की अवधारणा क्या है। और यहाँ हम भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये पूरा पाठ जो है इसका सार इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर उदाहरण के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे लिखना है। विविधता में एकता भारत की सांस्कृतिक पहचान की नींव है। विविधता कैसे? विभिन्न रंग, विभिन्न भाषा, विभिन्न वेशभूषा और वस्त्र, व्यंजन, पकवान, भोजन जो भी कहें हम, ये सारी विविधता दिखाते हैं। लेकिन हम भारत के लोग हैं, मिलकर रहते हैं, एकता को दर्शाते हैं। व्यंजन पकवान हो गए, इनमें भी कुछ अनाज और स्पेसिफिक मसालों का प्रयोग किया जाता है जो कि सभी में प्रयोग किए जाते हैं, तो ये विविधता में एकता दिखाते हैं। सूती वस्त्र प्रयोग में लिए जाते हैं, लेकिन उनसे बनाए गए वस्त्र अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार से उन्हें पहना जाता है। तो एक ही कपड़े से बने हुए हैं, लेकिन फिर भी कितनी विविधता दिख रही है हमें कि अलग अलग प्रकार से पहनावा है, अलग अलग प्रकार से उन पर छपाई, बुनाई, उनकी रंगाई होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत विविधता में समृद्ध है। यह सिद्धांत बताता है कि अनेक भाषाएं, परंपराएं, रीति रिवाज और पहनावे होने के बावजूद भी भारत में एक गहरी एकता मौजूद है। ये पूरा पाठ इस पर बेस्ड है कि भाषाएं अलग अलग है, परंपराएं अलग अलग है, रीति रिवाज अलग अलग है, व्यंजन पकवान अलग अलग है, वेशभूषा अलग है, लेकिन फिर भी भारत में हमें क्या दिखाई देती है? एकता दिखाई देती है। ये एकता भारत के अस्तित्व और विकास के लिए आवश्यक है। बच्चों, प्राचीन भारत से लेकर अब तक की अगर हम बात करें तो भारत के लिए ये विविधता में एकता होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आज के समय पर अगर हम बात करें तो अनुमान लगाया जाता है कि 1.4 अरब जनसंख्या है भारत की, जो कि विश्व की लगभग 18% जनसंख्या है। अब इस 18% जनसंख्या, ये कितना बड़ा नंबर है बच्चों। तो इसके अंदर विविधता होना सामान्य बात है, और अगर उस विविधता में एकता नहीं होगी तो वो समाज या वो भारत देश हमारा इतना एक साथ एकजुटता से नहीं रह पाएगा। इसीलिए प्राचीन समय से लेकर अब तक भारत में विविधता में एकता होना आम बात है या फिर हमारे लिए आवश्यक या महत्वपूर्ण है। रविंद्रनाथ टैगोर और श्री अरबिंदो जैसे विचारकों ने इस अवधारणा की सराहना की है। यहाँ पर अरविंद जी नहीं है, श्री अरबिंदो है। तो ये विविधता को विभाजित नहीं बल्कि समृद्ध का स्रोत मानती है। तो ये दो महान व्यक्तित्व है हमारे भारत के, रविंद्रनाथ टैगोर और श्री अरबिंदो। इन्होंने यही बोला है कि ये जो अवधारणा है विविधता में एकता की, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इसकी सराहना की गई है। और ये विविधता जो है ये हमारे भारत में कोई विभाजन नहीं करती है बल्कि समृद्धि का स्रोत है। कि किस प्रकार से इतने सारे धर्म हैं, इतने सारे समुदाय के लोग रहते हैं, सबके अलग खान पान, रीति रिवाज, परंपराएं हैं, फिर भी यहाँ पर क्या है? एकता है। तो ये विविधता किसी का कोई विभाजन नहीं कर रही, हमारे भारत का विभाजन नहीं कर रही, बल्कि लोगों को एकजुट और एकता से रख रही है। अगला प्रश्न है, भारतीय भोजन की विविधता और उसमें एकता को स्पष्ट कीजिए। भारत में कई प्रकार के व्यंजन और पकवान बनाए जाते हैं जो कि क्षेत्र वाइज अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, लेकिन उसमें क्या है? एकता है। कैसे? उसमें प्रयोग होने वाले अनाज सेम है, जैसे कि गेहूं, ज्वार, रागी, बाजरा, और मसाले अदरक, इलायची, हींग आदि। तो ये सारी एक ही समान चीज़ें प्रयोग करते हैं, लेकिन अलग अलग क्वांटिटी में, अलग अलग मात्रा में प्रयोग किया जाता है, अलग अलग रूप से मिश्रण किया जाता है, जिसकी वजह से भारत की भोजन की विविधता है, लेकिन उसमें एकता भी हमें दिखाई देती है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कुछ इस प्रकार लिखेंगे बच्चों कि भारत में हजारों प्रकार के व्यंजन मिलते हैं,
परंतु उसमें प्रयुक्त अनाज समान होते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया, पूरे देश में चावल, जौ, गेहूं, बाजरा, ज्वार और रागी जैसे अनाजों का उपयोग होता है। दालें जैसे अरहर, मूंग, चना, मसूर सभी क्षेत्रों में खाई जाती है। तो अनाज भी सेम है, दालें भी सेम ही यूज में ली जा रही है और मसाले भी सेम ही यूज किए जा रहे हैं, जैसे कि हींग, जीरा, इलायची, अदरक पूरे भारत में सामान्य रूप से प्रयोग होते हैं। तो एक ही सामग्री से अलग अलग स्वाद और व्यंजन बनते हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि विविधता में एकता का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि चीजें तो सेम ही है, हम ये नहीं बोल रहे कि कोई एक चीज है। कुछ चीजें हैं जैसे कि अनाज हो गए, दालें हो गए, मसाले हो गए, लेकिन सभी जगह पर यही अनाज, यही दालें, यही मसाले प्रयोग करके अलग अलग प्रकार के पकवान और व्यंजन बनाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय परिधानों में एकता और विविधता को कैसे देखा जा सकता है? अभी हमने बात की थी पकवान की, व्यंजन की। अब हम बात कर रहे हैं परिधान की, कि परिधान में कैसे एकता और विविधता हमें दिखाई देती है। तो भारत के अंदर, जैसा कि मैंने बताया था, हर राज्य के अंदर सांस्कृतिक पोशाक अलग अलग है, सांस्कृतिक परिधान अलग अलग है, लेकिन वो जो परिधान बने हैं, जिस वस्त्र से बने हैं, वो वस्त्र सूती, कपास आदि या फिर कुछ सिंथेटिक वस्त्र आदि, इन कपड़ों का प्रयोग लिया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कुछ चीजें हैं गिनी चुनी, लेकिन उन्हीं चीजों से अलग अलग प्रकार के पहनावे, वेशभूषा आदि को डिजाइन किया गया है। तो भारत में प्रत्येक क्षेत्र में पहनावे की शैली तो अलग अलग होती है, लेकिन साड़ी जो कि एक सामान्य परिधान है, वो पूरे देश में विभिन्न तरीकों से पहना जाता है। बच्चों, साड़ी जो कि एक बिना सिला हुआ वस्त्र होता है, इसको पहनने की कई सारी विधियां होती है, इसीलिए हर जगह इसको अलग अलग तरीके से पहना जाता है। हमने महाराष्ट्र की बात की थी कि महाराष्ट्र में लगभग 9 गज की साड़ी पहनी जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? नववारी साड़ी बोलते हैं। तो इसी प्रकार से साड़ी का पहनावा जो है, पहनने का तरीका है, वो अलग अलग होता है, लेकिन वस्त्र क्या है? साड़ी। एक ही वस्त्र को विभिन्न विधियों से पहनना। साड़ियाँ अलग अलग सामग्री जैसे रेशम, सूती या फिर सिंथेटिक वस्त्र से, कपड़े से बनती है। डिजाइन कुछ कपड़ों में बुनाई से तो कुछ में छपाई से किया जाता है। चाहे इनके डिजाइन में फर्क हो, चाहे छपाई में, चाहे बुनाई में फर्क हो, लेकिन है तो एक ही वस्त्र साड़ी, जिसको नाम दिया गया है। रंगों और पहनने के तरीकों में विविधता होते हुए भी परिधान का मूल स्वरूप क्या रहता है? एक ही रहता है। दूसरी ओर अगर हम बात करें धोती की, बच्चों, ये तो हो गई बात पहले नंबर पे साड़ी की। धोती की भी अगर हम बात करते हैं तो धोती को पहनने का तरीका भी अलग अलग है, लेकिन है तो वो एक ही प्रकार का वस्त्र। तो पहनने की विधियां अलग है, लेकिन मूल वस्त्र जो है वो एक ही नाम से जाना जाता है उसको, जैसे कि साड़ी और धोती। तो ये हमें क्या दिखाता है? विविधता में एकता। विविध प्रकार की विधियां हैं पहनने की, लेकिन है एक ही वस्त्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज के इस पाठ का 8वें अध्याय का आखिरी प्रश्न है। भारतीय महाकाव्य कैसे विविधता में एकता को दर्शाते हैं? भारत के महाकाव्य कौन कौन से हैं बच्चों? पहला रामायण, दूसरा है महाभारत। ये भारतीय साहित्य का अभिन्न अंग है। भारतीय साहित्य में और भी कई सारी चीजें आती है, जैसे वेद, पंचतंत्र आदि, लेकिन यहाँ पर सिर्फ महाकाव्यों का पूछा गया है। तो महाकाव्य है रामायण और महाभारत। अब इसमें भी हमें बताना है कि विविधता में एकता कैसे दिखाई देती है हमें। तो इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि महाभारत और रामायण भारत के दो प्रमुख महाकाव्य है। ये महाकाव्य लगभग सभी भाषाओं में अनुवादित या फिर रूपांतरित हुए हैं। जैसा कि हमने बात की थी, भारत के विभिन्न समुदायों में और विभिन्न जनजातियों के अपने अपने संस्करण हैं रामायण और महाभारत के, और उन्होंने लंबे समय से इन महाकाव्यों के संस्करण को क्या रखा है? सुरक्षित रखा है। पंडित नेहरू या पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार गांव में भी लोग इन महाकाव्यों के श्लोक याद रखते हैं। बच्चों, प्राचीन समय में इन महाकाव्यों को पहले लिखा नहीं गया था, क्योंकि लोग इसको याद रखते थे, एक दूसरे को सुनाते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी ये सुनाए जाते थे, क्योंकि पहले लेखन नहीं आता था लोगों को। लेकिन बाद में ये चीजें लिखी गई, और ये हमारे भारत के साहित्य का अभिन्न अंग है। दो महाकाव्य है जिसको हम अलग अलग भाषाओं में लिखा हुआ अलग अलग रूपांतरण देख सकते हैं, अलग अलग संस्करण देख सकते हैं। जैसे कि जनजातियों की अगर हम बात करें तो भील, गौंड, मुंडा आदि ये ऐसे समुदाय है। यहाँ पर सिर्फ समुदाय कहना काफी नहीं होगा, यहाँ हम ये कहेंगे जनजातीय समुदाय। तो भील, गौंड, मुंडा जैसे जनजातीय समुदाय जो है, इन्होंने महाकाव्यों को अपने इतिहास से
जोड़ा और इनको संरक्षित भी रखा। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो महाकाव्य है भारत के, रामायण और महाभारत, वो विविधता में एकता को दर्शाते हैं। चित्रकला की बात हो, नृत्य की या लोक कथा आदि के माध्यम से भी क्या होता है, इनके अनेक स्थानीय संस्करण विकसित हुए हैं। अब ये जो महाकाव्य हैं ये लिखे हुए भी हो सकते हैं, चित्र के रूप में भी दिखाए जा सकते हैं, नृत्य के रूप में भी, और लोक कथा या फिर नाट्य के रूप में भी, नाट्य या फिर नाटक। तो ये कई प्रकार से हमें दिखाई देते हैं कि ये संस्करण किस प्रकार से ओवर द टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ में कैसे विकसित हुए। तो बच्चों ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।